वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा सिंह और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट, यानी शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी गुट निरपेक्षता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या है? तो हमने यहाँ देख रहे हैं शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक वॉर तो थी, पर ये आमने सामने की एक जंग नहीं थी, यानी इसमें वेपन्स का यूज नहीं हुआ। ये सब ठंडे ठंडे में मामला निपट गया। ये एक चैलेंज या फिर कंपटीशन था बिटवीन टू सुपर पावर्स। द फर्स्ट इज यूएसए एंड द सेकेंड इज यूएसएसआर। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे दूं, यानी बेस या इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वॉर हो चुकी थी 1940 टू 1980 में। सेकेंड वॉर भी हो चुकी थी 1939 टू 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू पावर्स या टू ग्रुप्स थे, अलाइड फोर्स एंड एक्सिस पावर। इन अलाइड फोर्स यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, एंड एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान। अलाइड फोर्स जीती थी क्योंकि उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक किया था एंड इस वजह से यूएसए वाज विन। और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड था। इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर एक सुपर पावर कंट्री बने क्योंकि इनका इकोनॉमिक सेक्शन सबसे ज्यादा हाई लेवल पे था। अब हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल। नाउ we discussed about the topic Cuban Missile Crisis यानी क्यूबा का मिसाइल संकट। You know what is Cuba? क्यूबा जो है अमेरिका के ठीक नीचे एक छोटा सा आइलैंड है। इसकी पूरी स्टोरी ये है कि इन अप्रैल 96 में यूएसआर के लीडर्स को ये डर लगने लगा कि कहीं अमेरिका उनके क्यूबा पे अटैक ना कर दे, बिकॉज क्यूबा इज अ अलाइन ऑफ यूएसएसआर। क्यूबा जो है पार्टनर था यूएसएसआर का, बट यूएसए का यूएसएसआर को डर लगने लगा कि कहीं ये अटैक ना कर दे इस बार और ये वहां के प्रेसिडेंट को हटा ना दे। वहां के प्रेसिडेंट का नाम है फिडेल कास्त्रो। तो ये बात किसको डर लगी? यूएसएसआर के प्रेसिडेंट को, जो कि निकिता खुशरेव थे। इसलिए उन्होंने 1962 में, बुक में गिवन है, 1962 में खुशरेव ने क्यूबा पे पूरा एटॉमिक मिसाइल से घिरवा दिया। जब ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता लगी, जॉन एफ कैनेडी को, तो उन्होंने एक बयान दिया। वो छोटा सा बयान कि या तो तुम इस मिसाइल्स को हटा लो यहां से, वरना क्यूबा का जो हश्र होगा वो तुम भी नहीं सोच सकते। रशिया के लोगों ने ये सोचा कि अगर हमने नहीं हटाई तो मे बी थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और जिससे दोनों कंट्री को नुकसान होगा। फायदा आखिर किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम अगर हमारे पास है तो सामने वाले के पास भी है। इस बात को सोचते हुए जो रशिया के यानी यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये मिसाइल्स हटवा ली। सो मेनली इस टॉपिक में यही है कि इसमें मिसाइल्स हटाई गई, मिसाइल्स लगाई गई। दैट्स अ मेन टॉपिक। नाउ वी स्टडी अबाउट दी व्हाट इज कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोल्ड वॉर कंपटीशन था बिटवीन टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते थे, शो ऑफ करना चाहते थे कि आखिर हम किसी से कम हैं? नहीं। तो और एक मेन रीजन था कोल्ड वॉर का कि दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी। यूएसए कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और यूएसएसआर सोशलिज्म यानी कम्युनिज्म को फॉलो करता था। दैट इज अ बिग रीजन बिटवीन कोल्ड। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था, जापान पे के अटैक, हिरोशिमा पे अटैक हो चुका था। इस बात पे कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने इसको अपोज किया है, कुछ लोग इसके फेवर में हैं। तो इसके अपोज करने वाले क्या कहते हैं कि जापान सरेंडर करने ही वाला था, अमेरिका ने ये गलत किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए ये सब किया। पर इसके फेवर में लोग कहते हैं
कि कई टाइम से कोल्ड वॉर में छोटे छोटे अलायंस के बीच में वॉर हो रहा था। इस सब को रोकने के लिए एक बड़ा युद्ध या फिर एक नई वॉर होनी जरूरी थी। इसलिए जो उसने किया वो बिल्कुल सही ही किया। नाउ आपको पता है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द बायोपोलर वर्ल्ड फॉर्म। कोल्ड वॉर के टाइम पर दो वर्ल्ड फॉर्म हुए। द फर्स्ट वर्ल्ड इज USA and the second word is USSR. दो वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। पहला था हमारा USA and the second is USSR. अब कोल्ड वॉर नॉट बिकम अ वॉर, तो इसके पीछे द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, अप्रोध का तर्क और रोग संतुलन का तर्क दिया जाता है कि वो एक वॉर ना बने। ये हमें पेज नंबर 4 पे गिवन दिया हुआ है कि अप्रोध का तर्क और उसका ये ना बने, इसलिए यहाँ पे हमें अप्रोध और रोग संतुलन का तर्क कहा गया है। देन अब हम पढ़ेंगे द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो विश्व का आरंभ यानी बायोपोलर वर्ल्ड। दो विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड दो कंट्री के इशारों पे अब नाच रहा था। सिर्फ 2 सुपर पावर्स वर्ल्ड में थी और बाकी सब उनके अलायंस बने। फर्स्ट इज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री इन गो USA with USA and East European country and Asian country go with USSR। यानी अब दो ग्रुप बन गए थे, दो गुट जिसे हम कह सकते हैं। एक था वेस्टर्न कैंप एंड सेकेंड इज ईस्टर्न कैंप। अब आखिर ऐसा क्यों था कि जो छोटे छोटे देश थे वो सुपर पावर के अलायंस बनना चाहते थे? क्या इसके रीजन है? ये हम इस पेज पे अब पढ़ेंगे कि आखिर क्या रीजंस थे कि जो सुपर पावर्स के वो अलायंस बनना चाहते थे। तो फर्स्ट रीजन था द superpowers country gave economic aid to smallest country, और USA and USSR जो है provide protection or a army for these country and they gave a weapon also, means वो लोग उन्हें economic help करते थे। USA and USSR इन्हें प्रोटेक्शन देते थे और आर्मी प्रोवाइड करते थे कि अगर कल आपका किसी और देश से युद्ध हो जाएगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे और आपको वेपन भी हम देंगे। इसलिए लोग इनके अलायंस बनना चाहते थे। नाउ वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स। द फर्स्ट इज वेस्टर्न कैंप एंड द सेकेंड इज ईस्टर्न कैंप। सो वेस्टर्न कैंप का जो नेम दिया गया उसे कहा गया नाटो। इट्स मीन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 12 कंट्री हमारे शामिल थे। ये बनाया गया इन अप्रैल 1949 में। ओके, इसकी स्थापना वैसे हुई थी 1955 में, ये हमारी बुक में गिवन है। एंड द ईस्टर्न कैंप वाज USSR और उसका नाम रखा गया था वार्सा पैक्ट। यू नो वेरी वेल वार्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, सो उसके नेम पे से वार्सा पैक्ट, और हिंदी में हम कहेंगे इसे वार्सा संधि। और ठीक इसमें ये 1955 में इसका भी वो जो है स्थापन हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका ने 2 और ट्रीटी बनाई, उसने और कंट्रीज को ऐड किया, उसको हम कहते हैं सिएटो एंड सेंटो। सिएटो मीन्स साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सुमात्रा, ये सारे कंट्रीज थे। एंड सेंटो में ये इसका मीन्स था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें भी इसके सारे सेंट्रल के कंट्रीज इसमें ऐड थे। इसमें थे ईरान, इराक, सीरिया, साउथ अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, अमेरिका। पाकिस्तान इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेंटो। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि सम कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्री आए जो उसी टाइम पर आजाद हुए थे। जिस टाइम ये ट्रीटीज बनाई जा रही थी, कुछ कंट्री उसी टाइम इंडिपेंडेंट हुए थे। किससे? ब्रिटिश और फ्रांस से।
तो अब उनके दिमाग में क्या आया कि हम तो किसी में नहीं जाएंगे, हम किसी। तो वर्ल्ड में अमेरिका ने 3 ट्रीटी साइन कर दी थी, नाटो, सिएटो, सेंटो, और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट। पर इसी टाइम कुछ ऐसे कंट्री थे जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, लाइक अवर इंडिया। किससे आजाद हुए थे ये? ब्रिटिश या फिर फ्रांस से, ऐसे कंट्रीज। तो ये कंट्रीज अब किसके अलायंस बनते ये हमें अभी नहीं पता, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब इसी बीच 1950 में, यहां देखिए 1950 में चाइना की लड़ाई अपने ही लीडर से यूएसएसआर से हो गई और इससे गुट निरपेक्षता को मदद मिली। अब मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर ये गुट निरपेक्षता NAM या नॉन अलाइज मूवमेंट क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि इंडिया जैसे कंट्री जो अभी अभी आजाद हुए थे, तो इन्होंने एक पॉलिसी अलग बनाई। इन्होंने कहा कि आखिर हम क्यों चमचे बने किसी के, ना तो हम यूएसए के साइड जा रहेंगे और ना ही हम यूएसएसआर के। हम अपना एक अलग मूवमेंट बनाएंगे, इट्स मीन NAM। इसी नाम को जो है गुट निरपेक्षता कहा गया कि ना किसी गुट में ना जाकर निरपेक्ष रहना। अब हम इसे आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अपना जो है टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब यूएसए और यूएसआर को आखिर क्यों अलायंस की जरूरत है? इस दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना कि आखिर ये जब सुपर पावर है तो इन्हें क्यों अलायंस बनाने की जरूरत पड़ गई। अब इसके बीच यहाँ पे पॉइंट गिवन है आपकी बुक में कि इन्हें जो है अपने अलायंस से रिसोर्सेज मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्स लाइक ऑयल, तेल, कोई भी खनिज, कोयला, जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उसी एरिया के रिसोर्सेज इन्हें मिलते हैं। इनकी मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करने में मदद मिलती है। मान लीजिए इधर मैप हमारा गिवन है कि रशिया से ये वॉर लड़ेंगे और अमेरिका यहाँ है, तो मिलिट्री पावर यहाँ से यहाँ तक तो नहीं भेजी जा सकती इतनी जल्दी। तो क्या इसके आसपास के जो कंट्रीज ने बनाए थे सेंट्रल वाले, मैंने बताया था ईरान, इराक, तो यहाँ पे ये मिलिट्री पावर स्टैब्लिश पहले से ही करके रखते थे, जैसे इसने क्यूबा पे कर दी थी। ओके, तो ये मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करने में मदद मिलती थी। दूसरा, जासूसी के लिए अपने ठिकाने बनाते थे और इन्हें इकोनॉमिक हेल्प भी मिलती थी। ओके, अब हम पढ़ेंगे एरानाज ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध के दायरे क्या थे आखिर। तो शीत युद्ध के क्या दायरे थे? सबसे पहले तो ये दो पावर के सुपर पावर्स के बीच में नहीं हो रहा था, ये उनके अलायंसेस के बीच में एक छोटे छोटे जो वॉर हुए उसके बारे में यहाँ दिया गया है। अगर 2 सुपर पावर्स में हो जाता तो क्या होता? ये एक न्यूक्लियर वॉर में चेंज हो सकता था या फिर एक एटॉमिक वॉर या थर्ड वॉर बन सकता था। तो ये किन के बीच में हुआ? ये अलायंसेस के बीच में हुआ। पहला वॉर जो है कोरिया 1950 टू 1953 में बना। फर्स्ट वॉर किस में हुआ? कोरिया में हुआ 1950 टू 1953। सेकेंड वॉर हुआ बर्लिन में 1958 टू 1962 में, और थर्ड वॉर हुआ कॉन्गो में 1960 के दशक में। वियतनाम में भी एक वॉर हुई थी एंड अफगानिस्तान में हुई, पर हमारी बुक में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिए गए हैं। ओके, उसके बीच में जो वॉर हो रही थी उससे सुपर पावर को थोड़ा डर होने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में चेंज हो जाएगी या फिर दो देश ये सुपर पावर कंट्री आपस में लड़ पड़े तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसी को नहीं होना है। अगर ये एटॉमिक बॉम्ब अगर किसी कंट्री पे फेंका जाएगा तो सामने वाले कंट्री के पास भी वो एटॉमिक या न्यूक्लियर वॉर होगा। तो इसलिए डर दोनों को बन रहा था। दोनों को ये भी हो रहा था कि कहीं किसी ने, क्योंकि इन्हें ये तो पता था कि कोई ऐसे नहीं फेंकेगा कि हम लड़ाई तो नहीं होनी, लेकिन ये एक डर था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, परमाणु दुर्घटना, या फिर किसी कोई गलती से ना हो जाए, या कोई जानबूझ के बम ना छोड़ दे। तो ये बात इन्हें डर बना रही थी। इसी बात के लिए रशिया ने और यूएसए ने 2 ट्रीटी साइन की।
LTBT, NNPT और AMBT। हमारी बुक में AMBT का डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की हौड़ लगाम कसी जा सकती है और इसी के संतुलन में ये ट्रीटी साइन की गई थी। 1960 में उत्तरार्ध में हुई एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए थे। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेप परिसंधि यानी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। और अगर आपको इसको ध्यान से ज्यादा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेनिंग से समझना है तो आप ये लास्ट पेज में आपको दिखा रही हूँ 14 पेज नंबर पे, यहाँ पे ये तीनों हमें अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। द टॉपिक इज चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी नैम। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता, है ना, यहाँ पे दिया है हमारा गुट निरपेक्षता। अब जो पीपल अपोज कर रहे थे कि हमें किसी के साथ नहीं जाना, उन्होंने इसको नैम को फॉलो किया, गुट निरपेक्षता को। और ये किसने इसको बनाया? ये 3 फ्रेंड्स थे। कौन कौन, ये हम बताएंगे। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। इन दोनों की दोस्ती ने नैम को नाम दिया। गुट निरपेक्षता इन दोनों ने बनाई। इसके बाद 2 और इसमें ऐड हो गए, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। ये भी इसमें शामिल हो गए। यानी 5 मेंबर्स थे नैम के। और इसकी फर्स्ट मीटिंग कहां हुई? जिसका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। दिस इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इन अ प्रीवियस ईयर 2019-20 उसमें ये बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया था। गुट निरपेक्षता आंदोलन लोकप्रिय होता गया, वैसे वैसे इसके अपोज करने वाले भी आ गए। उन्होंने कहा कि नैम का कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इस बात को परिभाषित किया 2 शब्दों में, दैट वाज न्यूट्रलिटी एंड आइसोलेशन, यानी तटस्थता और पृथकवाद। वी सी इन अ बुक, तटस्थता और पृथकवाद। अब तटस्थता क्या था? तटस्थता यानी वॉर से दूर रहना। तो नाम ने कहा कि ना तो हम तटस्थता को फॉलो करते हैं, ना उसका पालन करते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से ना तो अलग हैं, हम सब में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। पृथकतावाद का मतलब था कि डिस्कनेक्टिंग द वर्ल्ड, आइसोलेशन मीन्स। तो उन्होंने कहा कि ना तो हम आइसोलेशन को फॉलो करते हैं, ना ही हम अंतर्राष्ट्रीय चीजों में अपना योगदान न देते हैं। हम सभी चीजों में अपनी योगदान देते हैं, लेकिन हम किसी खास गुट में जाकर उसकी चमचागिरी नहीं करते। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। अब उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसमें नैम में जितने भी देश शामिल थे उनको जो है अनडेवलप्ड कंट्री कहा गया, यानी अल्प विकसित। इन्हें अनडेवलप्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो थे वो अभी इन्हें इंडिपेंडेंट मिली थी। और हमें पता ही है कि ब्रिटिशर्स या फिर फ्रांसीसी इन्हें चूज गए, यानी ये अपने गुलाम देशों से वहां से लकड़ियां या अदर रिसोर्सेज अपने देशों में लेके जाते थे। इस तरीके से उनकी सारी पावर, उनके सारे रिसोर्सेज, सब चीज लोग ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी छीन चुके थे। जैसे हमने पढ़ा है प्रीवियस बुक 11th में कि ब्राजील से या इंडिया से टिम्बर ले जाकर ब्रिटेन में जमा कराया जाता था। तो इस कारण से ये देश जो है अल्प विकसित या अनडेवलप्ड हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि यह सारी कंट्रीज अभी आजाद हुई थी, इसलिए इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत कम था। इसीलिए इन सभी देशों को, जो अच्छे इकोनॉमिक वाले देश हैं या धनी देश हैं, उन पे डिपेंड ना होना पड़े, इसलिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो जन्म हुआ वो 1972 में हुआ। ओके, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और से संबंधित सम्मेलन भी हुआ।
ठीक है, यहाँ पे हम देखिए कि इससे सम्मेलन भी हुआ, उसको हम कहते हैं UNCTAD। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसका नाम था UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसी में एक रिपोर्ट दी गई और वो रिपोर्ट का नाम भी अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है। द रिपोर्ट्स नेम इज टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसमें क्या बातें कही गई या क्या मांगे की गई, ये चारों मांगे हमसे पूछ ली जाती हैं। तो चारों मांगे हम अब पढ़ेंगे। इनकी पहली मांग थी कि अल्प विकसित देशों को संसाधनों का नियंत्रण प्राप्त हो, जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते थे। यही मैंने अभी आपको समझाया ब्राजील वाला एग्जांपल देके। तो इन्होंने कहा कि इन्हें अब अपने रिसोर्सेज पे खुद पावर हो कि उन्हें कैसे यूज करना है, कोई और इनका यूज ना कर सके। फिर था अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों तक हो ताकि इनका फायदा इन्हें मिले, यानी अल्प विकसित देश जो थे वो पश्चिमी बाजारों तक पहुंचे, अपना सामान बेचे ताकि ये अपनी गरीबी मिटा सके देश से और इनका व्यापार फायदेमंद हो। ये हमारी सेकेंड पॉइंट हुआ। एंड द थर्ड पॉइंट वाज दैट कि पश्चिमी देशों में मंगाई गई प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी जो है उनकी लागत कम हो, यानी हम किसी अदर कंट्री से कार, बाइक या फोन मंगाते हैं तो हमें वो कम लागत में मिले, यानी कम प्राइस में मिले। एंड द फोर्थ वाज दैट कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका हो, यानी कि जो अल्प विकसित देश थे पहले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में जो है भूमिका नहीं दी गई थी, तो अब उन्हें वो भूमिका मिल जाए। सो अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कि अब 1970 के दशक में जो नैम था उसने आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए। फलस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो है अब आर्थिक दबाव समूह बन गया, यानी इसका नाम आर्थिक दबाव समूह बन गया था ये इस टाइम पे। तो हम कैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी कि आर्थिक दबाव समूह 1970 में के दशक में कौन बना था, तो इट्स आंसर इज नैम। बट इन 1980 में जितने भी धनी देश थे जैसे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने साथ मिलकर नैम को अपोज किया और धीरे धीरे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेक्शन था वो नैम का गिरता गया और ये फेल पड़ गया, यानी ये जो है इसमें मंद पड़ने लगा। अब हम पढ़ेंगे भारत और शीत युद्ध, यानी भारत की शीत युद्ध में क्या भूमिका थी, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो पहला था कि शीत युद्ध में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई, ठीक है, 2 स्टेज पे। फर्स्ट थी कि हमें दोनों महाशक्तियों से की खेमाबंदी से और गुटों से अलग रहना है। पहली तो इसकी यही पॉलिसी थी, इसने ये कहा कि हम ना तो यूएसए के साइड जाएंगे ना यूएसएसआर के। ओके, यहाँ बुक में दिया है कि एक स्तर पर भारत ने सजग सचेत रूप से दोनों महाशक्तियों की खेमाबंदी को अलग रखा। दूसरी बात क्या की भारत ने कि जो भी देश स्वतंत्र होते थे उनसे भारत जाकर कहता था कि तुम किसी के भी अलायंस मत बनो, तुम किसी की चमचागिरी मत करो, तुम किसी महाशक्ति का साथ मत दो, तुम नैम में आओ, यानी किस में आओ, गुटनिरपेक्षता को फॉलो करो, नैम के फॉलोअर बनो। ये भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। और भारत की नीति ना तो सकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय थी, यानी कि भारत ना तो क्या था, भारत में ना तो ये निगेटिव यहाँ की पॉलिसी थी और ना ही यहाँ की इनएक्टिव थी। मतलब ना तो ये नकारात्मक सोचते थे यहाँ के लोग और ना ही ये इनएक्टिव थे कि कहीं कोई युद्ध हो जाए तो हम, या कहीं कोई व्यापार की संधि हो रही हो तो कि भारत साथ नहीं देगा, भारत नैम का फॉलोअर है, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं था। ये हर चीज में साथ देता था। अब नेहरू ने एक बात कही थी, ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि गुटनिरपेक्षता को पलायन की नीति नहीं है, कि गुटनिरपेक्षता ये पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में रहता था। ठीक है, अब हम कि भारत ने कोल्ड वॉर में शांति भी बनाए रखी, इस बात के लिए हमेशा सहयोग भी करता रहता था ये। अब नेहरू की आइडियोलॉजी, ये हमेशा पूछी जा सकती है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों में एक सच्चे राष्ट्र कुल के ऊपर गहरा विश्वास
जाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत को नैम अडॉप्ट करने के क्या फायदे थे, कि भारत ने जो है नैम अडॉप्ट क्यों किया। हमने अभी तक पढ़ा कि और कंट्रीज अलायंस क्यों बने, या फिर सुपर पावर्स को अलायंस बनने की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत नैम का फॉलोअर क्यों बना, भारत ने नैम को फॉलो क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन क्या था कि हमें खुद अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने का अधिकार मिल गया था। पहले जब हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटिशर्स या फिर फ्रांसीसी यहाँ के फैसले लेते थे। तो इंडिया वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि अब हमारे फैसले जो हैं दो सुपर पावर्स लें या फिर हम उनके अंडर में जाएं। तो इसे क्या मिल गई, इसे खुद फैसले लेने की एक अधिकार मिल गया, और यूएसए यूएसआर इसके फैसले नहीं ले सकते थे क्योंकि ये नैम के फॉलोअर थे। अब दूसरा इसे क्या मिला, क्यों गए, क्या इन्हें फायदे हुए। दूसरा फायदा ये हुआ कि भारत बैलेंस बना के चलता था, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स चाहती थी कि इंडिया उनकी साइड आ जाए, उनका अलायंस बन जाए, पर भारत ने दोनों से जिससे मदद पड़ती थी उससे सहायता मांगता था। जैसे अगर अमेरिका से उसे सहायता की मदद है तो उससे मांगेगा, यूएसएसआर से मदद है तो उससे मांगेगा। वो किसी एक पर्टिकुलर एक का अलायंस नहीं था। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि वो किसी का चमचा नहीं था, उसे जिससे मदद चाहिए होती थी वो उससे हेल्प लेता था। अब इस बात को कई लोगों ने जो है इसका विरोध किया। इसका अपोज करने वालों ने कहा कि गुट निरपेक्षता यानी नैम जो है वो सिद्धांत विहीन है, इसकी खुद का कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों में साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुरक्षित पक्ष लेने से बचता रहा। अब लोगों ने जिन्होंने सिद्धांतहीन कहा तो भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं, और कई लोगों ने कहा कि भारत के जो व्यवहार में है स्थिरता नहीं है। तो ये बात क्यों कही गई, सिद्धांत विहीन, तो इसे पहले से ही कहा गया। तो इसमें उसने प्रिंसिपल दिए थे अपने, कौन कौन से हमने पीछे पढ़ा, न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन का। अब ये बात एक नई बात यहाँ आ गई कि भारत जो है वो व्यवहार में इसकी स्थिरता नहीं है और ये जो है विरोधाभासी है। ठीक, ये बात कही गई कि जब भारत ने 1971 में यूएसएसआर के साथ एक ट्रेटी साइन की थी। वो ट्रेटी क्या थी, ये ट्रेटी मित्रता की संधि थी। उन्होंने इसलिए साइन की गई क्योंकि उसी टाइम भारत की भी अपनी कुछ परिस्थितियां थी। भारत के ऊपर बांग्लादेश का संकट मंडरा रहा था, बांग्लादेश की वॉर चल रही थी, तो क्योंकि डिवीजन वाली वॉर थी, पाकिस्तान से आजाद कराना था बांग्लादेश को, जिससे बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प ली थी। तो अब क्या करना था, जब बांग्लादेश की हेल्प करनी है तो उन्हें राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने यूएसएसआर से हेल्प ली। जैसे ही भारत ने, आपको पता है मैंने अभी बताया कि भारत जिससे उसे मदद पड़ती थी उससे उसकी हेल्प लेता था, तो इसलिए लोगों ने इनका अपोज किया कि भारत के व्यवहार में जो है क्या नहीं है, स्थिरता नहीं है, ये जो कहता है वो नहीं है, ये अलग है। तो इसी बात पे यही टॉपिक हमारे एंड होता है। एंड नाउ कि अब अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, द एंड हो जाता है 1990 में कोल्ड वॉर का, और अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ का विघटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू सो मच।